हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे सीटेट पेपर 2024 जो कि 21 जनवरी को हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर ही है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी रहते हैं, आप देख सकते हैं। परीक्षा के लिए निर्देश, टाइम है आपका 2 आवर 30 मिनट का रहता है। 150 क्वेश्चन रहते हैं और आपको ब्लू या ब्लैक पेन से ऑफलाइन अभी चल रहा है पेपर, बीच में ऑनलाइन हो गया था लेकिन फिर से ऑफलाइन कर दिया गया था। और यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं: बाल विकास, गणित, पर्यावरण अध्ययन, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह कथन प्रदर्शित करता है जेंडर संबंधता, जेंडर समानता, जेंडर समता और जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लड़कियां जो हैं भाला नहीं फेंक सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की, किसी भी खेल को खेल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है: अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश दिया गया है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तो अपसारी चिंतन जो होता है आपको पता होगा इसके कई आंसर होते हैं, आप देख सकते हैं। तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अपसारी चिंतन जो क्या होता है, एक सही समाधान पर स्थिर होता है, यानी कि एक ऑप्शन इसका सही होता है। तो जहाँ तक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए हैं, एक सही समाधान पर स्थिर होता है, ये तो गलत हो गया। गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, तो ये भी गलत है। और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। इसमें दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। नहीं के बारे में निगेटिव में आंसर पूछा गया है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा ऑप्शन है एक समावेशी शिक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। और चौथा ऑप्शन है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो यहाँ पे थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ है, निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी रहते हैं सीटेट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें पहला दिया गया है कि अभिकथन ए, विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं कि उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कारण है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के लिए शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो ए है ए की आर जो है सही व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट ही सही है। अगला क्वेश्चन फिर इसी से रिलेट करके ही दिया गया है, एसर्शन रीजन से ही। इसमें दिया गया है कि अभिकथन बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोला गया बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे फिफ्थ का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए का स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसके लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है।
सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण, सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो यहाँ पे जो 6 है, 6 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहला है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है छात्रों को सबसे अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। निष्क्रिय दिया गया तो ये तो कोई बिल्कुल गलत है। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, ये थोड़ा बेस्ट लग रहा है। पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये गलत है। और छात्रों को सीखने मापने के लिए मानकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। जहाँ तक इसमें जो आंसर सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है आपका थर्ड है, जो सीखना है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, गतिक विकास। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ वाइगोत्स्की से क्वेश्चन दिया गया है। लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। असंतुलन, निजीवाक, अनुकूलन, संगठन। तो इन्होंने जो मत दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, बच्चों में स्वनियमन के लिए निजी वाक्य यानी कि खुद से जो बच्चे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्सन रिजर्व से संबंधित। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ तक पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, तो ये बोला है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए बोला गया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ तक पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो दूसरा पॉइंट है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो 3 चरण इनके बताए गए थे, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है अंतर्वैयक्तिक, दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल, तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधित क्षमताएं, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेगेटिव में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है और अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम के पुनर्गठन से है और अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है और अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अधिगम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से, ये भी ठीक लग रहा है।
और अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ये भी ठीक है क्योंकि समाज में भी बच्चा सीखता है। लेकिन अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, तो ये बनता नहीं है कुछ भी, तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो नेगेटिव आंसर 4th हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुकरण, प्रतिक्रियाशील। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉस्टर्ड बाय, तो ये अपसारी चिंतन होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित मतलब खुद के अंदर चीज़ें सीखते हैं, मतलब खुद से सोचते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले पहले स्तर के दूसरे चरण में। तो जो कोहलबर्ग की थ्योरी है ये पूरी कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको इसके डिटेल में इंफॉर्मेशन पता चलेगी। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद अपना आंसर दीजिए। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 14। फिफ्टीन में देखेंगे वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों में समावेशन के लिए, वंचित वर्ग यानी कि जो लोग अच्छे से प्रॉपर उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ा देना चाहिए। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए, अलगाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों के समूह में विभाजित करना चाहिए, तो विभाजन भी बिल्कुल। समावेशी शिक्षा ये बिल्कुल नहीं कहता कि बच्चों को विभाजित किया जाए, समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है इसमें दिया गया पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो रूढ़ियाँ जो बनी है इसे तो बिल्कुल नहीं प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा 4th, यह सामयिक और विशिष्ट होती है। समीपस्थ विकास कहता है कि सहसावस्था में, समीपस्थ विकास का जो सिद्धांत है ये संस्कृति का जो सिद्धांत दिया था उन्हीं का है ये भी। इन्होंने बोला गया कि सहसावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना तेजी से बढ़ते रहते हैं और विकास सिर से पांव तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि यह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है और सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी जो पहला स्टेटमेंट है इसमें साइंटिस्ट का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा इसमें लेकिन इनका जो सिद्धांत है समीपस्थ विकास का और सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो 17 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट हो जाएगा, अंग हाथों और पैरों की तुलना से तेजी से बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है एसेसन और रीजन से दिया गया है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए और कारण में रीजन में दिया गया है कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देता है, ये ठीक है, और विद्यार्थियों को उसकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रदर्शन प्रदान करता है और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोनों बेस्ट ऑप्शन, मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, और जो ए है
वो आर की व्याख्या भी अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 2024 जो कि जनवरी में पेपर हुआ था, 21 जनवरी को, इसका पेपर काफ़ी टफ भी आया था और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। नेगेटिव में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। दूसरा है छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी पुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान किया गया मूल्यांकन। तीसरा दिया गया एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के लिए मापन तैयार पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो थर्ड है। एक मूल्यांकन कार्य जो मापदंड के एक मापन पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, स्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, स्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया कि निम्नलिखित में किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा को के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं, वे प्रश्न जो पाठ्य को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड जो है बेस्ट लग रहा है मुझे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि बाध्यता एक डैश स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। जैविक, कार्यात्मक, दूसरा है कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक। तो ये ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। बाध्यता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। और भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 23 का जो राइट आंसर होगा सेकंड जो होगा बेस्ट ऑप्शन होगा। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। ठीक, संज्ञान और भावनाओं एक दूसरे पारस्परिक संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास इस प्रकार संसाधित होता है। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उन्हें लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, और जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों और प्रतीकों के रूप में करते हैं, प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर होगा ये फर्स्ट हो जाएगा। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित कर, अमूर्त का मतलब होता है कि जो सामने न रखा गया हो उसके बारे में किसी वस्तु के बारे में बता के उसके बारे में डिटेल में बताना, समझाना, ये होता है अमूर्त चिंतन यानी अमूर्त अवधारणा। ठीक है, तो जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं, तो ठोस उदाहरण यानी कि हमको लग रहा है कि मूर्त चीज़ों को दिखा के, ठोस यानी कि जिसके बारे में बता रहे हैं, अमूर्त यानी कि जिसके बारे में, जैसे कोई एक कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसके बारे में बताइए, और उसका एक और एग्जांपल ये होता है कि उस सामान को बच्चों के सामने दिखाकर प्रदर्शित करें। तो ये जो है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास
एक तरीके से संसाधित होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ये बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये समय के अनुसार नष्ट हो जाता है। फिर अगला ऑप्शन है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, और तीसरा है प्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, और प्रेरणा जो दंड के भय से आती है। तो दंड के द्वारा भी प्रेरणा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो 25 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेकेंड ही है, प्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। तो ये सबसे, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे करना है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। अगला देखते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ। तो रटना तो वैसे भी अलाउड नहीं रहता, तो ये आपका गलत है। इसके अलावा ABCD ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक, शीर्षगामी, रेखीय, समीप, दूराभिमुख। तो विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं, तो यह दर्शाता है समीप, दूराभिमुख। ठीक, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा। 28 देखते हैं। 28 में दिया गया कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है। इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रण। अगला दिया गया है कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि मुझे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदन चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्योंकि बच्चे को इतनी समझ है कि वो ऐसा बोल रही है कि रस्सी ने जानबूझकर उसे आउट कर दिया, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे पूर्व चलन अवस्था इसे बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट है ये बाल विकास का। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको सीटेट की जितने भी पेपर हैं प्रीवियस, देखिए सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पेपर करा रहा हूँ, लेकिन सिलेबस आपको कंप्लीट, आई थिंक जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं सबका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि 1 महीने एग्ज़ाम बचे हैं, 1 महीने से कम ही बचे हैं। 7 तारीख को है एग्ज़ाम, तो यही महीने में जो पढ़ने का टाइम मिलेगा। गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण है कि बहुत ही पढ़ने का चांस कम मिलता होगा। तो जो भी टाइम है अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट बनाइए। इसमें दिया गया सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि विद्यार्थी दूसरे से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा सेकेंड। आपका सेकेंड जो है राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये थे CDP के 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मैथ्स के 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट जनवरी 2024 में आए हुए थे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।